देखिए, मेरा लगातार अध्ययन जो है, अध्यापन है, जारी है। वर्ण विचार पे आज मैं बात करता हूँ, ये जिसको फोनोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बता दूंगा कि ये जो वर्ड है ये सबसे छोटी ध्वनि जिसका विभाजन ना हो। मतलब कि हम अगर इसके बाद भी, जैसे हम राम लिखते हैं, रा पे हलंत लगा हुआ है, और रा पे हलंत लिखने के बाद उसको अगर बड़ा की मात्रा लगी है तो बड़ा लगाना है, माँ के बाद नहीं है तो छोटा लगा देना है। तो इस तरह से हम लोग वर्डों का विभाजन करते हैं। इसके बाद जब विभाजन नहीं होता तो वह वर्ड की सबसे छोटी ध्वनि है। एक तरीके से वह शब्द की सबसे छोटी इकाई के रूप में जानी जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ वर्णमाला क्या है, जिसको अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट बोलते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध रूप, जिसमें वर्ण बिल्कुल से सिस्टमेटिक रूप से अपने एक अच्छे अगले क्रम में है, उसे हम लोग वर्णों का क्रमबद्ध रूप बोलते हैं। वर्णमाला पूरी दो भागों में विभक्त है, स्वर और व्यंजन। आप स्वर को ले लीजिए, स्वर है और ये व्यंजन है। अब इस स्वर और व्यंजन के बाद आप देखिए तो स्वर की संख्या 11 है, मैंने लिखी है, इधर आपका ध्यान में आकृष्ट करूँ। 11 + 2, 11 + 2, 11 + 2 के रूप में अयोग वह 13 होते। कभी कभी पूछता है मूल स्वर कितने, तो आपका जवाब होगा 11, और बोलेगा कुल स्वर कितने हैं, तब आपका जवाब होगा 13। अब आते हैं इधर व्यंजन में। अब जैसे व्यंजन कितने भाग में है, तो सबसे पहली बात तो आप 4 बताइए, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। तो यह 4 भाग में है। स्पर्श में 25 व्यंजन, अंतस्थ में 4, ऊष्म में 4 और संयुक्त में 4। इस तरह से कुल 37 और द्विगुण व्यंजन, जिसको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, इसको मिला के 39। 39 और 13 जोड़ते हैं तो आपको 52। वर्णमाला में कितने अक्षर की प्राप्ति होती है? 52 अक्षर की। तो मैं आपको वर्ण विचार से शुरू किया, वर्ण विचार से ले आया, वर्ण के बारे में बताया, वर्णमाला के बारे में, स्वर और व्यंजन, और फिर बताया कि व्यंजन में कितने प्रकार के व्यंजन के कितने भाग हैं, किन किस तरह के व्यंजन से मिलकर के पूरा व्यंजन बनता है। तो इस तरह से मैंने आपको 39 व्यंजन कैसे बने इसका मैंने आपको बताया कि स्पर्श में 25, अंतस्थ में 4, ऊष्म में 4, संयुक्त में 4, द्विगुण में 2 मिला के 39। अब बात बताता हूँ स्वर क्या है। जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, जिन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वह देख सकते हैं उनका जो विभाजन है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व को आप छोटा मानिए, आ, ई, उ और री, जिनका उच्चारण समय 1 गुना, दीर्घ ह्रस्व की तुलना में 2 गुना, प्लुत आप इसको बोलने में 3 गुना का समय लगता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, ह्रस्व को बोलने में 1 गुना, दीर्घ को 2 गुना, प्लुत को बोलने में 3 गुना का समय लगता है। अब बात आती अयोग वाह की। अयोग वाह क्या? आधन योग, जो जुड़ भी जाए, एक तरीके से जुड़ते हुए भी न जुड़े, इस तरह से। जैसे अनुनासिक, चंद्रमा बिंदी का चांद का प्रयोग करते हैं तो आप उसमें प्रयोग करते हैं। अनुस्वार, पंकज बोलने में, और भी जगह अनुस्वार, अंक बोलने में, पंख बोलने में आप अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। विसर्ग, जैसे आप दुख लिखते हैं तो दा में छोटा की मात्रा और उसके बगल में विसर्ग, 2 बिंदी का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा बताऊंगा उत्क्षिप्त व्यंजन। कभी कभी बीएड के विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, किसी भी तरह के टीटी पात्रता परीक्षा में, या हिंदी जहाँ पर भी बोली जाती है चतुर्थ श्रेणी परीक्षाओं में, वहाँ पर भी इसको पूछा जाता है उत्क्षिप्त क्या है। इसको द्विगुण या उत्क्षिप्त के नाम से भी जाना जाता है। डा के नीचे बिंदी, जैसे कड़ा शब्द लिखते हैं, गड्ढा लिखते हैं, इस तरीके से ड ढ उत्क्षिप्त। मतलब जीभ पीछे से जब आगे की ओर जाती है, जब आप बोल के इनको देखेंगे तो आप प्रैक्टिकल रूप से इनको समझ पाएंगे। अंतिम मुद्दा है संयुक्त व्यंजन। प्रश्न यहाँ से भी बनता है, संयुक्त व्यंजन है क्या? जो 2 व्यंजनों से का उपक्रम है, दोनों से मिलकर बना। जैसे छ, ये का और मूर्धन्य शा से बना हुआ है। ता और रा के सहयोग से त्रा बना हुआ है। ज्ञा, जा और इया के सहयोग से, स्रा, सा और रा के सहयोग से बना हुआ है। मैंने आपके सामने एक पूरी एक वर्ण विचार से संबंधित एक वीडियो प्रस्तुत की है।
आप इसको पढ़ेंगे, आपके अध्ययन में मददगार होगी।